किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कामयाब होने के लिए कौन सा मूल मंत्र है, की पॉइंट्स है जो उसको याद रखने चाहिए? कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी इन्वेस्ट किया और अभी मेरे को कुछ देर में शॉर्ट टाइम में रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मैं एम्प्लॉयज़ को कम पैसा दूँ, ठीक है, वो मैं सर्विस में लगाऊँ और वो सर्विस को दिखा के मैं कस्टमर से ज़्यादा चार्ज ऐसा होता है, ऐसा ही ले लूँ। किसी भी नए बिजनेस में जाने से पहले क्या उसका प्रॉपर रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है? ज़रूर है। दोस्तों, क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अक्सर ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके लिए आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या फिर नए बिजनेसमैन हैं और इस बात से डरते हैं कहीं फेल ना हो जाऊं, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका बिजनेस फेल नहीं हो। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोहम रॉय, जो कि मैनेजमेंट एकेडमिया मैगजीन के चीफ एडिटर हैं और इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर रिसर्चर हैं पिछले कई सालों से, और इस मामले में शोध कर रहे हैं, बिजनेस के मामले में शोध कर रहे हैं और आपको ये सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो कहीं स्किप मत करिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। सोहम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहां पर आए, हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद मेरे को स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। थैंक्स सर। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कामयाब होने के लिए कौन सा मूल मंत्र है, की पॉइंट्स है जो उसको याद रखने चाहिए? कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहला जो होना चाहिए, मार्केट नॉलेज होना चाहिए, मार्केट रिसर्च डेटा होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एंटरप्रेन्योर्स दिखाई देता है कि हमेशा वो जेस्टेशन पीरियड का जो होता है या प्रोडक्ट मार्केट फिट जो गलत एनालिसिस करते हैं। मतलब प्रोडक्ट उसका मार्केट में फिट हो रहा है कि नहीं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केट फिट जो होता है कि एक बिजनेस का एबिलिटी, कोई अपने जो टारगेट जो ऑडियंस है उसका विद द प्रोडक्ट वो उसको कैसे मीट कर सकता है, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा उनमें से कितना टाइम लगेगा, बिजनेस स्टार्ट होने से कितना टाइम लगेगा रिजल्ट शो करने में। तो ये सब गलत कैलकुलेशन, इनएक्यूरेट कैलकुलेशंस हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन सही करना चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी इन्वेस्ट किया और अभी मेरे को कुछ देर में शॉर्ट टाइम में रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। नेचर ऑफ बिजनेस को देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। मार्केट चेंजेस, जो मार्केट सीनरी है उसको कंसिडर करना चाहिए। मार्केट उतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो इंतज़ार करना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी प्रॉफिट के पीछे दौड़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। कहीं जाकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो दो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है उन पर एक बैलेंस करना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के पीछे भी दौड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ये होता है कि अक्सर देखा जाता है हर ऑर्गेनाइजेशंस में, हम स्पेशली हमारे इंडियंस ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज़ के जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा देखता है कि मैं एम्प्लॉयज़ को कम पैसा दूँ, ठीक है, वो मैं सर्विस में लगाऊँ और वो सर्विस को दिखा के मैं कस्टमर से ज़्यादा चार्ज ऐसा होता है, ऐसा ही ले लूँ। तो इससे क्या होता है, सपोर्ट सर्विस एफिशिएंसी नहीं होता है। क्योंकि देखो, सपोर्ट सर्विस के पीछे जो एफिशिएंसी के पीछे जो मेन रीजन है एम्प्लॉइज, वही तो सेटिस्फाई नहीं है, वो तो छोड़ के चला जा रहा है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा, है ना, तो सर्विस एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा। इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बाद भी देखा जाता है कि सर्विस अच्छी ना होने के दौरान फेल हो जाता है और कंपनी बंद करना पड़ता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि तो यही कारण है जो आप बता रहे हैं, उस कारण बिजनेस फेल होते हैं, क्या यही कारण है कि बिजनेस नहीं चल पाते हैं, कहीं फेल होते हैं? हाँ, बहुत सारे। पहला कारण ये है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद, पोटेंशियल होने के बाद भी सपोर्ट, सर्विस, मेंटेनेंस ये सारी अच्छे नहीं होते। दूसरी बात ये है कि कस्टमर के इंटरेस्ट, इंटरनल कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और एक्सटर्नल जो कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनके बीच, इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और तीसरा बात यह है कि हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो पार्ट है वो थोड़ा इग्नोर ये हो जाता है। दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंस करने में थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो यही जो एस्पेक्ट्स हैं, हाँ, यही कारण है। जैसा आपने बताया कि बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के कामयाब होने के लिए?
कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली, क्योंकि कस्टमर, देखो कस्टमर इज द लाइफ लाइन ऑफ अ बिजनेस। कस्टमर नहीं Is the king of वही king है। हाँ, किंग ऑफ बिजनेस। हाँ, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ अंदर बिजनेस, भले ही वो प्रोडक्ट खरीदता हो, लेकिन प्रोडक्ट जो खरीदता है उसको अच्छी तरह से सपोर्ट देने के लिए या फिर सर्विस देने के लिए, है ना, एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी है उतना ही जितना कस्टमर है। ठीक है, तो दोनों ही ज़रूरी है। कस्टमर के ज़रिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता है, कस्टमर के ज़रिए रेवेन्यू आते हैं, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी एक इंटरनल कस्टमर्स ही होता है, क्योंकि वो अपना एक वैल्यूएबल टाइम आपके कंपनी के लिए देता है। और अगर उनका इंटरेस्ट ये ना हुआ, प्रिजर्व ना हुआ, उनका इंटरेस्ट अगर का ध्यान नहीं रखा गया, तो वाकई वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, वाकई वो छोड़ के चले जाएंगे। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा। टाटा अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल, टाटा तो माना गया है इस बारे में। इस बारे में टाटा बहुत आगे है। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे, रिसोर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो आगे जाके कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। और एक बात मैं इस बारे में ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सर्विस डेवलपमेंट में को क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करो तो नो दैट आप कस्टमर को भी इन्वॉल्व करो, ताकि आप कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से, उसके नीड्स के बेसिस पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर सको या फिर फर्दर डेवलप कर सको। किसी भी नए बिजनेस में जाने से पहले क्या उसका प्रॉपर रिसर्च होना बहुत इम्पोर्टेंट है? ज़रूर है। अच्छा। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखा जाता है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो एक प्रोडक्ट था, काइंड ऑफ इनो टाइप ऑफ प्रोडक्ट था। हाँ, तो उससे पहले मेरा मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो सैंपल देकर कस्टमर्स को टेस्ट करवाते थे कि आप थोड़ा पी के देखिए कैसा है, कैसा बोलिए। तो कस्टमर्स का जो भी ये होता है, जो फीडबैक होता है, उनके बेसिस पर हाँ अगले मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी ऐसा लिया जाता है। ठीक है, तो रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के जरिए एक एंटरप्रेन्योर्स जो जान सकता है कि कॉम्पिटिटर्स को जान सकता है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो कॉम्पिटिटर्स को जान सकता है। दूसरी बात, मार्केट में कस्टमर्स का चेंजिंग प्रेफरेंसेस क्या है, क्योंकि कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस कभी एक नहीं होता, हमेशा चेंजेस होता है ना। कोई एक दुकान में वो खरीदेगा, अच्छी दुकान से अच्छी डिस्काउंट मिलेगा, तो दूसरी दुकान में चले जाएंगे। दे आर नेवर, कस्टमर्स आर नेवर लॉयल। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दैट वेरी फ्रैंकली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ लॉयल कस्टमर बेस। सही बात है, कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। कस्टमर किसी के सगा नहीं होता। कस्टमर आज यहाँ है, कल वहाँ दूसरे जगह चला जाएगा, और अच्छी प्रोडक्ट मिले तो इसीलिए ना कभी कभी कस्टमर को रिटेन करने के लिए कभी डिस्काउंट, हाँ कभी ऐसा बहुत सारे ऑफर लाना पड़ता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आप भी एक मैगजीन को रन करते हैं जिसमें आप रिसर्च के बारे, एंटरप्रेन्योर्स के रिसर्च के बारे में बताते हैं, तो आप लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, पहली तो बात यह है कि फॉर द ग्रोथ ऑफ देखिए, स्पेशली मैं कोलकाता में बोल रहा हूँ। कोलकाता में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, स्पेशली फूड बिजनेस हो या फिर और भी बहुत सारे बिजनेस हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टार्ट, ये कैफेटेरिया बिजनेस हो, हाँ आप जानते हो, फूड बिजनेस, कैफेटेरिया बिजनेस अभी कोलकाता में ग्रो कर रहा है। हाँ, तब अब क्या होता है, देखिए आप बिजनेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिए, लेकिन उसके बाद उसका ना लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ पर है। आप शायद गूगल के जरिए जानेंगे, लेकिन ना दैट बात यह है कि उनको ब्रांडिंग की जरूरत है। लोग उनके अब कैसे जानेंगे उसके बारे में, उनके स्टोरी पढ़कर, बिल्कुल, उनके केसेस पढ़कर, उनके केसेस पढ़कर, उनके स्टोरीज पढ़कर। तो वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे मैगजीन के जरिए प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। श्री राधा कलेक्शंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साड़ी का बिजनेस करते हैं, हैंडलूम के। ठीक है, तो ऑलरेडी उसका जो कर्णधार है मिस्टर अर्नब दास, हाँ वो हमारे सेकेंड इशू में एक इंटरव्यू दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग का मैगजीन का ये क्या है, यूएसपी क्या है? देखिए, हमारे मैगजीन का जो पहला यूएसपी है कि हमारा मैगजीन का कंटेंट यंग जनरेशन के जो नीड्स है, यंग जनरेशन के को ध्यान में रखते हुए
कंटेंट Create कंटेंट क्रिएट किया जाता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हमारे एडिटोरियल बोर्ड में कॉरपोरेट्स और एकेडमिक्स दोनों का ब्लेंड है। अच्छा। दोनों सेक्टर से ही जो एडिटोरियल बोर्ड है, हमारा एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स है, दोनों सेक्टर से ही है। अच्छा। तीसरे ये है कि हम अपने मैगजीन में, देखो मैगजीन सिर्फ कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं होता, कर पढ़ने के लिए कोई नहीं खरीदेगा। सही बात है। यू विल हैव टू प्रोवाइड देम सम बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला, पहला बेनिफिट्स जो है उसको एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट्स ये है कि अगर वो अपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कोई इंडिविजुअल हो, वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना चाहता है तो वो हमारे मैगजीन के जरिए कर सकता है। तीसरा है स्टूडेंट्स। हमारा एक CSR ऑब्जेक्टिव्स भी है। हम अपने हर इशू में इन फ्यूचर में एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम पहले इशू में कर चुके हैं और बाद में आगे के इशू में भी हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स, जो कम्युनिटी है, हमारे मैगजीन की तरफ अट्रैक्टेड हो। तो आप कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं फिलहाल? हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल में काम करते हैं हम। और हम मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं 400 INR एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन हो तो 499। ओके, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन है। वैसे मैं आपका नंबर भी स्क्रीन पे शेयर करके जा रहा हूँ। तो लोग अगर आपसे बिल्कुल मैगजीन्स को पढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कशन किया, ये तो छोटा सा डिस्कशन था, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारे एकेडमिया है और रिसर्च वाले लोग हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि ऐसा कुछ जाते जाते मुझे ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए जो एक एंटरप्रेन्योर या न्यू एंटरप्रेन्योर को माइंड में रखनी चाहिए अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या उसमें कामयाब नहीं बन पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर परसू करना चाहता है, उसे सबसे पहली ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट लेकर काम करना चाहते हो उसका रेवेन्यू मॉडल आपके पास है कि नहीं। बिल्कुल। उसका अगर रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा तो पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा उसका? पैसा कहाँ से आएगा? तो जो भी आप प्रोडक्ट लेकर काम, पहले नेचर ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लो, क्या काम करोगे, उसके बाद रेवेन्यू मॉडल ये करो, ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्लान, ना रेवेन्यू मॉडल इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान। एक सॉलिड बिजनेस, उसके बेसिस पे एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाओ। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये छोटा सा इंटरव्यू में इतने सारे डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस करो लेकिन इमीडिएट प्रॉफिट के एक्सपेक्ट मत करो। बिल्कुल। थोड़ा लॉन्ग टर्म ना, टैक्टिकल प्लानिंग ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग सब करो, ठीक है, मिड टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग इट्स ओके, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक सोच रखा करो, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। अच्छा। डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व करोगे तो बिजनेस कौन चलाएगा, नेटवर्क कौन करेगा, ठीक है। टैक्टिकल प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट रखा करो और स्ट्रेटेजिक, हाँ, स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट किया करो। हाँ, अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर बिजनेस कब करेंगे, टाइम कब मिलेगा, नेटवर्किंग कैसे करेंगे लोगों से और बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। हाँ, तीसरा ये बात है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट और जेस्टेशन पीरियड, ये दोनों का सही तरह से एनालिसिस किया करो। ऐसा ना दैट जब इसको जितना एक्यूरेट एनालिसिस करोगे, हाँ, उतना तुम्हारा बिजनेस का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। चौथा बात है, बिजनेस का 2 ऑब्जेक्टिव्स होता है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मतलब दोनों पर इक्वली फोकस करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस कर रहे हो लेकिन वैल्यू पर उतना जोर नहीं दे रहे हो, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आपका बिजनेस मतलब सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा और भी बात है कि जब आपका बिजनेस ग्रोथ फेज में है, ठीक है, तब उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आपका मार्केट आपका जो सस्टेनेबल हो या फिर मार्केट शेयर बनाने रखने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं जो आपको याद में रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी। और
सोहम जी, थैंक्स कि आप यहाँ पर आए और आपने इतना टाइम हमको दिया। हाँ हाँ कोई बात थैंक यू। आपका नंबर स्क्रीन पे देके जा रहे हैं, जो आपके मैगजीन के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और उस बारे में डिटेल चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया, आपसे कॉन्टैक्ट करें। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। और ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ और भी मैं बिजनेस के वीडियोस लाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।